जस्टिस सूर्यकांत ने दो शब्दों का इस्तेमाल किया है, एक डॉग विस्लिंग और एक चीप पॉपुलैरिटी। दो ये शब्द बताते हैं कि उनकी राय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के क्या है। मैंने सुना है कि अशोका यूनिवर्सिटी के बहुत सारे छात्र और प्रोफेसर इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि वो विरोध प्रदर्शन करना रोकेंगे नहीं तो कोर्ट फिर उनको बताएगा कि वो क्या कर सकता है। यानी आप यदि सरकार के किसी फैसले से असहमत हो तो आपको कोर्ट कुचल देगा। और अब ये देश देखना चाहेगा कि अर्नब गोस्वामी और अमित मालवी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है बेंगलुरु में, उसमें क्या कार्रवाई होती है, क्या उसमें उसमें भी एंटीसिपेटरी बेल हो जाएगी। ये कोर्ट कम से कम दो भाषाओं का इस्तेमाल तो ना करे कि एक व्यक्ति के लिए उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन याद आ जाता है और एक व्यक्ति के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में जो रेस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं वो याद आ जाते हैं। आप ये समझिए कि महमूदाबाद है, वो अशोका यूनिवर्सिटी में पोलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का एचओडी है, दिल्ली के जीके में रहता है, एक लेगेसी अमीर परिवार से आता है, कैम्ब्रिज में पढ़ा लिखा है, पावरफुल आदमी है, उसके कनेक्शन है, समाजवादी पार्टी में रह चुका है, तब उसके अगेंस्ट कोर्ट का ये व्यवहार है। तो पाकिस्तान के बारे में बात करते करते इतना ज्यादा डिस्कोर्स हुआ कि हम धीरे धीरे पाकिस्तान जैसे हो गए हैं। पाकिस्तान में अदालतें ऐसे ही काम करती हैं। शिवराज सिंह चौहान घोषणा कर रहे हैं कि आप लोग अपनी शादी के कार्ड में एक देश एक चुनाव लिखें। एक महीने पहले अपने लड़के की शादी में की थी तो वरमाला में लिखवा लेते लड़के की एक देश एक चुनाव। खुद कुछ नहीं करेंगे। सावरकर की नीति थी, वो खुद कुछ नहीं करता था, पिस्तौल दूसरे के हाथ में ज्यादा गोली चलाने को। वो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चीप पॉपुलैरिटी, उसको चीप पॉपुलैरिटी की जरूरत है। वो ये बता रहे हैं कि देश में मॉन्स्टर्स आए थे, देश के नागरिकों को मारा, और तुम देखो इस समय तुमको यही समय मिला था ये सारी बातें करने के लिए। बात तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं, अमित मालवी कह रहा है, यही बात बीजेपी के लोग करेंगे। राहुल गांधी अभी क्यों पूछ रहा है कितने राफेल गिरे? उसको बाद में पूछना चाहिए। अरे कब पूछेगा भाई? 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद? कब बताओगे तुम बताते किसके बारे में हो? तुमने बताया पुलवामा में क्या हुआ? उसके बाद और कुछ कर लेंगे, नया कर लेंगे, फिर बोलेंगे इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? और ममता बनर्जी पे कई बार मुझे शक होता है कि वो अपनी ऐसी हरकतों के कारण पार्शली धीरे धीरे बीजेपी के लिए स्पेस बना रही, जिस प्रकार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बीजेपी के लिए स्पेस बना रहे थे। आप एक कम्युनल फेस क्यों बनती चली जा रही है? मोदी और ममता में ज्यादा फर्क नहीं है। बंगाल की जो वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स है उसमें वो घोर सांप्रदायिकता, मुस्लिम सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, जिसका परिणाम उनके लिए भी, देश के लिए भी खतरनाक हुआ। आप देख लो ना, केजरीवाल सब गायब है। इसी मुद्दे पे उनके कोई बयान नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है, कुछ नहीं है। 5 साल चुप्पी वाल हो गया केजरीवाल की जगह। देखा कि अर्नब गोस्वामी ने इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऑफिस बता दिया, कांग्रेस पार्टी का ऑफिस बता, और कह रहा है कि कांग्रेस विद एनिमीज ऑफ द नेशन। मैं जानता था कि वो गटर का कीड़ा है, वो नाली का कीड़ा है वो अर्नब गोस्वामी, लेकिन इतना गंदा वाला कीड़ा है ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि कम से कम इसको इतना तो पता होगा कि अंग्रेजी का पत्रकार है, हो सकता है इस्तांबुल कभी गया भी हो। तो मुझे था कि कम से कम इसको तो बेवकूफ को पता होगा कि ये किसी बिल्डिंग का नाम कांग्रेस होने से कांग्रेस का ऑफिस नहीं हो जाता है। और टर्की में कांग्रेस का ऑफिस क्यों होगा? जो ये 18 से 30 साल तक की जो पीढ़ी है, जो 5 किलो अनाज में मस्त है, उसके लिए अभी हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा मुद्दा है। अब चूंकि अब तो बाघा बॉर्डर पे परेड भी शुरू हो गई, बस हाथ नहीं मिलाएंगे लेकिन टांगे मिलाएंगे, भीड़ जोड़ के तमाशा करेंगे। बॉर्डर खोल दिया है, ट्रक भी आने जाने लगे हैं। अब धीरे से फिर कहीं काशी शुरू हो जाएगा, कहीं पे मथुरा शुरू हो जाएगा। लेकिन हम तुर्की का सेव नहीं खाएंगे, हम मसूर पाक का नाम मसूर श्री कर देंगे। यानी जिसको कहते हैं कि जब मूर्खता की पराकाष्ठा है यार। पाक शब्द जो है संस्कृत से आया। मतलब जैसे लोग उम्मीद करते हैं कि भाई बीजेपी वाले तुरंत केस फाइल करते हैं और एक के बाद एक 20 केस फाइल कर देते हैं, 50 जगहों पे केस फाइल करते हैं, तो कांग्रेस वैसे एक यूनिफाइड मशीनरी की तरह काम नहीं करती है। ये कांग्रेस की अच्छाई भी है और बुराई भी है। संबल के एसओफ की सीट के ऊपर एक स्वामी जी, प्रेमानंद जी को स्वामी जी बैठे हुए हैं और उनकी गोद में 12 साल का बच्चा बैठा है जो दुनाली बंदूक हाथ में पकड़े हुए। उसकी न तो सोशल मीडिया पे चर्चा हुई। दोनों कर्म इलीगल है। यदि विदेश में किसी पढ़े लिखे पत्रकार ने पूछ लिए कि आप लोग तो वो सांप्रदायिक नफरती कीड़े हो ना, फिर नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं इंडिया क्लाइमेट चेंज.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी और विश्वदीप। स्वागत है आप दोनों। पंकज जी, अली खान महमूदाबाद का जो मामला था उसमें उनको इंटरिम रिलीफ दे दी गई, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने दो शब्दों का इस्तेमाल किया है, एक डॉग विस्लिंग और एक चीप पॉपुलैरिटी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें उन्होंने कही हैं, लेकिन दो ये शब्द बताते हैं कि उनकी राय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के क्या है। दूसरी बात यह कि इंटरिम रिलीफ देने के बावजूद उन्होंने एसआईटी बना दी है। उस लेख को मैंने भी पढ़ा है और मुझे लगता है आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। उस लेख में ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना करके
डीजीपी की अध्यक्षता में उस पर कार्रवाई होगी, उस पर जांच होगी, ऐसा क्या है पंकज जी? मैं इस जस्टिस सूर्यकांत की उस टिप्पणी से बात शुरू करना चाहूंगा जिसको लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, बहुत हल्के में लिया। आप सोचिए, वो अपने फैसले में लिख रहे हैं कि मैंने सुना है कि अशोका यूनिवर्सिटी के बहुत सारे छात्र और प्रोफेसर इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि वो विरोध प्रदर्शन करना रोकेंगे नहीं तो कोर्ट फिर उनको बताएगा कि वो क्या कर सकता है। यानी आप यदि सरकार के किसी फैसले से असहमत हो तो आपको कोर्ट कुचल देगा। डॉग व्हिstling क्या कहलाता है? डॉग व्हिstling का मतलब एक ऐसी भाषा, एक ऐसी सीटी जिसको कहना चाहिए जिसकी आवाज को केवल स्पेसिफिक कुत्ते समझ सकते हैं। ये इसका शुद्ध हिंदी में अर्थ हुआ। और यदि इसका फ्रेज के रूप में, मुहावरे के रूप में इस्तेमाल देखें तो कुछ विशेष लोगों को संबोधित करके की गई ऐसी टिप्पणी जो दूसरे लोगों को लगे कि ये तो बहुत आम है, लेकिन जो टारगेटेड लोग हैं जिनको आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं उनको वो विस्पर होकर एक खास डेमोग्राफी के लिए, उनके कहने का मतलब एक खास डेमोग्राफी को एड्रेस कर रहे थे आप। यस। तो एक चीज समझ में नहीं आ रही कि यदि हम बुलडोजर न्याय की बात कर रहे हैं या महिलाओं पे समान अधिकार की बात कर रहे हैं या नाम देखकर सड़कों पर पीटने की बात कर रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक डॉग विस्परिंग कैसे हो गई? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। और ये बहुत साफ साफ जो संविधान में प्रदत्त अधिकार है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट के, असहमति का अधिकार, यदि असहमति बगैर कोई गाली दिए, बगैर कोई देश के विपरीत बात किए व्यक्त की जा रही है। देश का विपरीत क्या है? क्या मैं सरकार के खिलाफ हूं तो क्या वो देश का खिलाफ हो गया? अब आज जैसे दैनिक भास्कर में एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है पूरी, मैं थोड़े से मसले को अलग लेके जा रहा हूँ। वो रिपोर्ट है रोहिंग्यास के बारे में। उसमें 39 रोहिंग्यास को उन्होंने इंटरव्यू किया और बताया कि किस तरीके से उनको समुद्र में छोड़ दिया गया था। यदि आप इसकी बात करते हो तो कोर्ट कहती है कि आप क्राफ्टेड स्टोरी सुना रहे। देखिए, इन सब मसलों का असर क्या होता है मालूम है? एक तो जांच एजेंसी जो आपने एसआईटी बनाई या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके ऊपर इन सब का इम्पैक्ट कहता है। एक लाइन कोर्ट लिख सकता है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि इनके लिखे हुए शब्द जो है वो डॉग व्हिstling है, इसलिए हम इनकी अंतरिम जमानत को खारिज करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि दो व्यक्ति के साथ दो न्याय है। विजय शाह के साथ में एसआईटी दर्ज होती है, वो जो सीधे सीधे कह रहा है कि आतंकवादियों की बहन है। और एक चीज और है, सीधे सीधे कह रहा है कि सेना मोदी जी के पैरों में गिरी हुई है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी देश देखना चाहेगा पंकज जी, अभी देश ये देखना चाहेगा कि न्याय करते हैं। बिल्कुल, धर्म देखकर न्याय करते हैं। और अभी देश देखना चाहेगा कि अर्नब गोस्वामी और अमित मालवी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है बेंगलुरु में, उसमें क्या कार्रवाई होती है? क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट को एंटीसिपेटरी बेल हो जाएगी? अभी एंटीसिपेटरी बेल हो जाएगी उसमें, आप देख लीजिए। मैंने देखा है वो एक चोपड़ा, उसमें एक चोपड़ा करके पत्रकार था न्यूज 18 का, उसके खिलाफ राजस्थान में मुकदमा कायम हुआ था और राजस्थान पुलिस लेने आई तो उसको अरेस्ट नहीं कर पाई थी। खोपड़ा, अमन चोपड़ा, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उसमें, है ना? वो अमन तो नहीं, अमन चोपड़ा अमन नहीं है, उसको लोग बोलते थे अमन चोपड़ा उर्फ विश खोपड़ा। बहुत खूबसूरत नाम होता है। तो असल चीज ये कि कांग्रेस की सरकारें निकम्मी है, वो इन सब पे कार्रवाई करना नहीं चाहती या कर नहीं पाती। हाँ, मतलब कम से कम कोर्ट का सहयोग तो चाहिए। कोर्ट कम से कम दो भाषाओं का इस्तेमाल तो ना करे कि एक व्यक्ति के लिए उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन याद आ जाता है और एक व्यक्ति के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में जो रेस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं वो याद आ जाते हैं, जबकि मामला एक जैसा होता है। खैर, नहीं, आप देखो ना, ये तो पूरी सरकार का। एक सेकंड और बताऊं, इसमें सरकार के दो मुंही चेहरे। शिवराज सिंह चौहान घोषणा कर रहे हैं कि आप लोग अपनी शादी के कार्ड में एक देश एक चुनाव लिखें। अब 1 महीने पहले अपने लड़के की शादी में की थी तो वरमाला में लिखवा लेते लड़के की एक देश एक चुनाव, खुद कुछ नहीं करेंगे।
सावरकर की नीति थी, वो खुद कुछ नहीं करता था, पिस्तौल दूसरे के हाथ में देता था गोली चलाने को, ताकि आरएसएस कहे कि ये हमारा नहीं है, ये हमारा मेंबर ही नहीं है। विश्व दीपक, आप देखिए कि मैंने ये देखा कि बेल कंडीशन जो दी गई हैं, जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने जो बेल कंडीशन दी, ऐसा लग रहा है कि कोई एक घोषित अपराधी है जिसको दया के आधार पर उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन बेल कंडीशन आप देखिए कि वो कोई भी आर्टिकल नहीं लिखेंगे, कोई भी पोस्ट नहीं लिखेंगे जो मामले से संबंधित है। चलिए, फिर भी बात समझी जा सकती है, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि वो पहलगाम अटैक पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। आप भारत के एक भारत नागरिक, पाकिस्तान पर, हाँ, भारत भारत पाकिस्तान पर पाकिस्तान आपने के कमेंट नहीं, आपने आपने एक बार में उसको दूसरे पक्ष का व्यक्ति बना दिया। आपने एक बार अप्रत्यक्ष रूप से आपने ये साबित कर दिया कि वो एकेडमिशियन जो भारत का नागरिक है, भारत की संप्रभुता को मानता है, वो कश्मीर मामले में, पहलगाम मामले में, ऑपरेशन सिंदूर मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तभी तो आप उसको मना कर रहे हैं। और तीसरी ये कि वो अपना पासपोर्ट सरेंडर करे, वो भागेगा यहां से। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि आप ये देखिए कि महमूदाबाद कोई पहली बात तो ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना ही सामान्य लोगों के वश की बात नहीं है। आप ये समझिए कि महमूदाबाद है वो, अशोका यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का एचओडी है, दिल्ली के जीके में रहता है, उसके एक लेगेसी अमीर परिवार से आता है, कैम्ब्रिज में पढ़ा लिखा है, पावरफुल आदमी है, उसके कनेक्शन है, समाजवादी पार्टी में रह चुका है, तब उसके अगेंस्ट कोर्ट का ये व्यवहार है। वो भी किसी छोटे जब मोटे कोर्ट कपिल का नहीं, सिब्बल खड़ा देश, हुआ, जबकि कपिल सिब्बल खड़ा हुआ कपिल उसको सिब्बल है, उसके साथ कपिल सिब्बल का वेटेज है उसके साथ, वो कोर्ट में वो डिबेट कर रहा, आर्ग्यू कर रहा है उसके पक्ष में। तब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में बेल देने से पहले, सिर्फ एक पोस्ट की वजह से। तब आप ये समझिए कि अगर कोई सामान्य आदमी किसी ने किया होता तो उसका क्या हश्र हो सकता है, और अगर मामला लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में होगा, तब उसके खिलाफ क्या क्या चीजें सामने आएंगी, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जो मुझे लगता है कि जो लोकतंत्र के चार स्तंभ जो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें से एक न्यायपालिका भी है। मीडिया का फांसीवादीकरण बहुत पहले हो चुका है, मीडिया बहुत पहले ही दलाल गोदी मीडिया और फांसीवादी हो चुकी है। कार्यपालिका की हालत आप देख रहे हैं। आप उन इस न्यायपालिका से थोड़ी बहुत उम्मीदें थी, वो भी हायर जुडिशरी से, खास तौर से सुप्रीम कोर्ट से। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में भी काफी हद तक जो जिसको कहते हैं ना घुसपैठ हो चुकी है, और वो रंग जो है, भगवा रंग वहां चढ़ चुका है बहुत गहराई से सोच में। और आने वाले दिनों में आपको इसके बहुत सारे लक्षण, ऐसे बहुत सारे केसेस दिखाई पड़ेंगे। आप पाकिस्तान से अक्सर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि जब आप किसी के बारे में बहुत बात करते हैं ना, आप उसको बहुत याद करते हैं, बहुत बात करते हैं, चाहे वो दुश्मनी ही हो, चाहे आप उसका प्रेमी हो, आप धीरे धीरे वैसे हो जाते हैं। ये बहुत सामान्य मनोविज्ञान की बात है कि आप जिसको कहते हैं कि जैसा, जिसके बारे में आप लगातार सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो आप धीरे धीरे वैसे हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के बारे में बात करते 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 इतना ज्यादा डिस्कोर्स हुआ कि हम धीरे धीरे पाकिस्तान जैसे हो गए हैं। पाकिस्तान में अदालतें ऐसे ही काम करती हैं, या किसी भी ऐसे देश में जहाँ पे कि जहाँ पे धर्म और धर्म से राष्ट्रीयता का निर्धारण होता है, और फिर बाकी तमाम चीजें धर्म की इर्द गिर्द घूमती हैं। तो हम धीरे धीरे हिंदू पाकिस्तान हो गए हैं। वहां पे आप गौर करिए, वहां पे अदालतें ऐसे ही काम करती हैं। ये हाल बांग्लादेश में है। भारत इससे अछूता था, अलग था। इन लोगों ने भारत को भी उसी दर्जे में ला करके खड़ा कर दिया। एक बात। दूसरी बात यह कि आपने नोटिस किया होगा कि महमूदाबाद के बारे में राइट विंग ने क्या प्रचार किया। इस फैसले से पहले एक खास कैंपेन चलाई गई, आपने नोटिस किया होगा सर, कि ये जो है, इसके दादा जो है वो जिन्ना के साथ ही थे, चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे, जिन्ना के फंडर थे, मुस्लिम लीग इन्होंने बनवाई। ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ये एक नैरेटिव बिल्डअप किया गया। और आप ये समझिए कि अगर वो जज ईमानदारी से बता देते, कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस नैरेटिव का असर उसके दिमाग में भी रहा होगा। अगर उनके दिमाग में सोशल मीडिया के नैरेटिव का असर है तो आई एम सॉरी, मुझे माफी चाहिए, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट में नहीं होना चाहिए, उन्हें सोशल मीडिया में होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चीप पॉपुलैरिटी, उसको चीप पॉपुलैरिटी की जरूरत है। वो ये बता रहे हैं कि देश में मॉन्स्टर्स आए थे, देश के नागरिकों को मारा, और तुम देखो इस समय तुमको यही समय मिला था ये सारी बातें करने के लिए। मुझे शक है कि क्या यही बात तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं। हाँ, यही बात बीजेपी वाले यही बात तो अमित मालवीय कह रहा है, यही बात बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी अभी क्यों पूछ रहा है कितने राफेल गिरे, उसको बाद में पूछना चाहिए। अरे कब पूछेगा भाई, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, कब बताओगे तुम बताते किसके बारे में हो? तुमने बताया पुलवामा में क्या हुआ था। उसके बाद और कुछ कर लेंगे, नया कर लेंगे, फिर बोलेंगे इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। ये है इस देश का
सोच समझ और इसका स्तर। बिल्कुल ठीक बात है पंकज जी। ये जो मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के बारे में तो ज्यादा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हो हल्ला काफी शुरू हो गया है। वो ममता बनर्जी का इस्तीफा भी मांग रहे हैं, ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। इस रिपोर्ट में क्या है ऐसा पंकज जी, आपने देखी रिपोर्ट? तो वो एक चीज तो बहुत स्पष्ट रूप से जान के चले कि ममता बनर्जी बहुत सारे मामलों में इस प्रकार के हिंसा को रोकने में असफल रही है। और ममता बनर्जी पे कई बार मुझे शक होता है कि वो अपनी ऐसी हरकतों के कारण पार्शली धीरे धीरे बीजेपी के लिए स्पेस बना रही, जिस प्रकार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बीजेपी के लिए स्पेस बना रहे थे। आप एक कम्युनल फेस क्यों बनती चली जा रही हो? उसके अंदर रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जब वहां पर हिंसा हो रही थी तो लंबे समय तक पुलिस चुप रही। हालांकि ये बहुत बड़ी चीज नहीं, जिसकी सरकार होती है उसकी पुलिस चुप ही रहती है। जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा हुआ था तो जब मुसलमान मारे जा रहे थे तब लंबे समय तक दिल्ली पुलिस भी चुप रही थी। जब 84 में दंगे हुए थे, जब सिख मारे जा रहे थे, तब लंबे समय तक पुलिस चुप ही रही थी। तो हिंदुस्तान में जब जब दंगे होते हैं तब तक इस प्रकार की चुप्पियां पुलिस की ओर से सरकार प्रायोजित लाजमी होती है। लेकिन ममता बनर्जी जब जानती हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से कम्युनल कार्ड खेल रही है, आप याद करें ठीक इसी तरीके का कम्युनल कार्ड उन्होंने झारखंड में खेलना शुरू किया था, लेकिन झारखंड सरकार ने उसको बहुत टैक्टिकली टैकल किया। वहां पर तो बांग्लादेशी घुसपैठिए सब मसलों को वो लेकर आए थे। हजारीबाग से लेकर कुछ जगह दंगों को लेकर भी यही थी। रांची में हिंदपीठ में दंगों को लेकर भी हुआ था। लेकिन ममता बनर्जी ने एक तो अपने ही लोग, शुभेंदु कौन है? बिल्कुल उन्हीं की पार्टी के टीएमसी का कैडर ही है ना। बिल्कुल है। भारतीय जनता पार्टी मूल कैडर के लोग तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। बेचारा दिलीप घोष से शादी करके चुपचाप हो गया दूसरी बार, है ना। तो ममता बनर्जी को हम इसमें बेदाग नहीं कह सकते हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं, यदि किसी भी जगह पे हिंसा होती है और यदि हिंसा 24 घंटे तक चलती है तो मान के चलो कि उसके अंदर राज्य सरकार की ढील है ही। लालू यादव का एडमिनिस्ट्रेशन को हम याद करें कि यदि राज्य शासन चाहे तो 2 घंटे कहीं दंगा नहीं चल सकता, और लालू जब तक रहे तो उसने प्रूव भी किया था। और ये तय है। दिग्विजय सिंह को बहुत बदनाम किया। दिग्विजय सिंह के समय कोई दंगा नहीं होने दिया मध्य प्रदेश। भाजपा ये कह रही है कि हिंदुओं को निशाना बनाकर हिंसा की साजिश रची गई है, उनका ये कहने का मतलब। और जैसा आप कह रहे हैं कि कोई भी राज्य सरकार चाह ले तो 2 घंटे में दंगा बंद हो जाएगा, तो इसका मतलब है गुजरात में जो हुआ 2002 में, वो इसका मतलब राज्य सरकार नहीं चाहती होगी। और मैं तो हर दंगे के लिए, मैंने 1984 से लेकर जो तत्काल मेरे दिमाग में आए उन सभी के लिए बोला। लेकिन 2002 के गुजरात दंगे में ऐसा हुआ इसलिए हम बंगाल में भी ऐसा होने देंगे, ये कोई उसका जस्टिफिकेशन नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। एंटी हिंदू सेंटिमेंट है ना विश्व दीपक वहां पर। भाई देखिए वहां क्या है कि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर एक बहुत बड़ी सियासत तो ही है। वो जो वोट बैंक अभी तक कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में था, वो अब जब तृणमूल कांग्रेस के साथ में आया है, उसके अंदर इसमें भी कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश से एक बड़े स्तर की घुसपैठ भी वहां पर है। तो ये सब चीजों को राज्य सरकार को टैकल करना चाहिए, और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को अपर हैंड देते हैं उनकी उत्पाती प्रवृत्तियों को लेकर। बिल्कुल ठीक बात है। विश्व दीपक देखिए मुझे ऐसा लगता है कई बार कि मोदी और ममता में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। yes. दोनों का एक तो जेंडर में फर्क है। दूसरा फर्क ये है कि एक नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स कर रहा है, दूसरा की स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स कर रही है। लेकिन दोनों के चरित्र में, दोनों की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में, दोनों की जो ओरेटरी है, ठीक है, दोनों की जो तरीके हैं काम करने के, सब एक तरह से दोनों के हैं, ठीक है। दोनों का ऑडियंस बस अलग है। जहां बीजेपी को, मोदी जी को हिंदू ऑडियंस चाहिए, हिंदू वोट चाहिए, वहीं ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट चाहिए, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। बंगाल में मुस्लिम वोट काफी संख्या में है, बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारी सीट्स में डिसाइसिव हैं, और इसी वजह से वो तमाम इस तरह की ढील जो है मुस्लिम सांप्रदायिकता को दे रही है ममता बनर्जी। लेकिन वो ये भूल नहीं है कि ठीक है बहुत सारी सीटों में वो डिसाइसिव है, उनका वोट परसेंटेज काफी ज्यादा है, लेकिन अल्टीमेटली जब बात होगी हिंदू बनाम मुस्लिम की, तो वहां पे एक दिन ऐसा आएगा
जब जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल उनका किला जो है ध्वस्त हो जाएगा, जैसे कि सीपीएम का ध्वस्त हुआ था, उन्होंने किया था। सीपीएम का हुआ एक दिन था। ऐसा होगा, बिल्कुल एक दिन ऐसा होगा कि जब लड़ाई अंततः हिंदू बना मुस्लिम की हो जाएगी तो उनका किला ध्वस्त होगा और इसके बाद कभी उनकी वापसी नहीं होगी वहां पर, क्योंकि ये बात सच है। और इसमें कोई बेलाग लपेट तरीके से कहना चाहिए कि वो दिल्ली में उनकी पार्टी के लोग सेकुलरिज्म का कार्ड खेलते हैं, डिबेट में, पार्लियामेंट में तमाम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन बंगाल की जो वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स है उसमें वो घोर सांप्रदायिकता, मुस्लिम सांप्रदायिकता की राजनीति करती हैं, जिसका परिणाम उनके लिए भी, देश के लिए भी खतरनाक होगा। इतना पॉलिटिकली नेव है कि उनको ये नहीं पता चल पा रहा कि ये सब करते करते आगे जाकर के उनकी सत्ता चली जाएगी उनके हाथ से। नहीं, पॉलिटिकली वो नाइव तो नहीं है चाहते कई ही बार। है ना, वो चाहते ही हैं। एक स्पेस देने का तरीका ये होता है कि तुम अभिषेक बनर्जी को अमेरिका भी ले जाओ घुमाने और उसके खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच बंद कर दो, और हम तुमको अब हमने अपना चूस लिया है हिस्सा, अब तुम्हें चूसने का अवसर देंगे। दिल्ली में देंगे, केजरीवाल बिल्कुल वगैरह ने क्या किया, आप देख लो ना, बिल्कुल। केजरीवाल सब गायब है, किसी मुद्दे पे उनके कोई बयान नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है, कुछ नहीं है। हम्म 5 साल चुप्पी वाल हो गया अब केजरीवाल की जगह। भाई शीला दीक्षित को किसी भी स्तर पर हराया नहीं जा सकता था। शीला दीक्षित की जो पकड़ थी वो थी एनजीओ और रेसिडेंट्स एसोसिएशन। केजरीवाल को ठीक उसी तरीके से एनजीओ के गिरोह से तैयार किया गया और रिप्लेस कर दिया गया। बंगाल में भी क्या हुआ, बंगाल में सीपीएम को हटाना बहुत मुश्किल था। ममता बनर्जी के बाद में ही तो भारतीय जनता पार्टी का वेस्ट बंगाल में प्रवेश हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी होने के बावजूद उनके 5 विधायक कभी नहीं जीते। ममता बनर्जी अटल जी के साथ में मंत्री बनी, फिर उस संगठन को अंदर लेके गई, उसके बाद में फिर वही नूरा कुश्ती शुरू है। हमने अपना हिस्सा ले लिया है। ममता बनर्जी की अभिलाषाएं और उम्र अब समाप्त हो रही है। अभिषेक बनर्जी नेचुरल नेता नहीं है, वो जानते हैं बस हम प्रोटेक्टेड रहे, दैट्स ऑल। आप देखिए ना कि क्या आप देश के किसी भी राज्य में इंक्लूडिंग कश्मीर में हिंदुओं को कंप्लीटली नेग्लेक्ट करके या हिंदुओं के नेग्लेक्शन का नरेशन बनाकर क्या सत्ता में रह सकते हैं? और सबसे बड़ी चीज है कि बंगाल या कहीं का जो मैसेज है वो पूरे देश में जा रहा है। प्रोफेसर अली महमूदाबादी का मैसेज पूरे देश में नहीं जा रहा है। ये बात सही कही है एक आपने, बिल्कुल। है ना, एक पूरे प्रचार तंत्र अलग किस्म का है, एक नरेशन अलग तरीका का है, एक विक्टिम अलग तरीके का है। देखो आप जान के चलो, जो ये हाँ 18 से 30 साल तक की जो पीढ़ी है जो 5 किलो हम्म अनाज में मस्त है, उसके लिए अभी हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा मुद्दा है। वो ये हम्म भूल रही है कि भारतीय जनता पार्टी अभी 5 जून को फिर से उद्घाटन कर रही है अयोध्या में। वो ये नहीं सवाल करेगा कोई कि भाई क्या 2 साल पहले आपने अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर दिया था चुनाव के कारण। मुझे तो ये लग रहा है कि एक आध उद्घाटन आप देखते जाइए, 27 में चुनाव के ठीक पहले होगा। मतलब एक और और उद्घाटन कर होगा देंगे इसका। कुछ भी। हाँ, देखते जाइए, एक आध चीज हाँ। अभी ऐसी होंगी, पता हम्म चलेगा कि जो हम्म, है, पता चला मतलब हो सकता है। अभी तो एक करने वाले हैं 5 जून को, पता नहीं क्या हम्म है। पता चलेगा कि हम्म। बीच में एक आध करेंगे, फिर पता चलेगा कि यूपी चुनाव से ठीक पहले जो है कुछ ऐसा कर देंगे कि राम जी का कुछ यहाँ पे नया। बनारस रखा है। हाँ बनारस बना। और मथुरा में तो लिटिगेशन चल ही रहे हैं ना उस लेवल पे। हाँ, बोलेंगे यहाँ बिल्कुल। हनुमान पर जी ये क्या है बैठे कि थे, अभी वहां चुप एक कर नया देते मंदिर हैं। बना है। हम्म, एक अभी जैसे इनका नरेशन पाकिस्तान चल रहा है, पाकिस्तान अब जैसे ही खत्म होगा तो आप देख लीजिएगा आईएसआई खूब सारे लोग अरेस्ट होने लगे। दिल्ली में भी नेपाली स्लीपर मूल सेल। का मुसलमान और आईएसआई के एजेंट सब पकड़ने शुरू हो गए। उसके बाद में बिल्कुल। अचानक जब ये सब हिंदुस्तान पाकिस्तान शांत हो जाएगा, अब चूंकि अब तो बाघा बॉर्डर पे परेड भी शुरू हो गई, बस हाथ नहीं मिलाएंगे लेकिन टांगे मिलाएंगे, भीड़ जोड़ के तमाशा करेंगे। बॉर्डर खोल दिया है, ट्रक भी आने जाने लगे हैं। अब धीरे से हम्म फिर कहीं काशी शुरू हो जाएगा, कहीं पे मथुरा शुरू हो जाएगा, बस यही है। इसका मतलब उनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं और सबसे सबसे अहम बात यह कि उनके साथ मीडिया खड़ा हुआ है, विश्व दीपक। संबल और आप है, देखो कि संबल रखा हुआ है अभी। हाँ अभी हाँ आप संभल। बताइए कि इस चीज पे बहुत कम चर्चा हुई। संबल के एसओफ की सीट के ऊपर एक स्वामी हम्म जी, प्रेमानंद जी को स्वामी जी बैठे हुए हैं और उनकी गोद में 12 साल का बच्चा बैठा है जो दुनाली बंदूक हाथ में पकड़े हुए है। उसकी न तो सोशल मीडिया पे चर्चा हुई। दोनों कर्म इलीगल है। थाने की हम्म कुर्सी के ऊपर किसी बाबा का बैठना और उसकी गोदी में एक बच्चे को बंदूक लेके बैठना,
लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। यदि कहीं मियाँ चर्चा नकली बंदूक लेके मस्जिद में खड़ा होता तो अभी तक तो आईएसआई का एजेंट हो गया होता वो। बिल्कुल सही बात है विश्वदीपक। मैं जिस बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ वो ये कि मीडिया किस तरीके से काम कर रही है। आपने देखा कि अर्नब गोस्वामी ने इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऑफिस बता दिया, कांग्रेस पार्टी का ऑफिस बता दिया, और कह रहा है कि कांग्रेस विद एनिमीज ऑफ द नेशन। इतना घटिया और निम्न स्तर का आदमी है, इसको जर्नलिस्ट कहना ही बेवकूफी होगी। ऐसे आदमी के खिलाफ मतलब पार्टी को अच्छे स्तर पर आना चाहिए, मुझे लगता है प्रॉपर लीगल कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने बस एफआईआर दर्ज कर दी और इसके बाद वो इंटरिम बेल पा गया। ऐसे काम नहीं चलेगा, बार बार ही वही हरकत कर रहे हैं। देखिए, मतलब मैं अपनी बात बताऊं फ्रैंकली स्पीकिंग, कि जब मैं जानता था कि वो गटर का कीड़ा है, वो नाली का कीड़ा है वो अर्नब गोस्वामी, लेकिन इतना गंदा वाला कीड़ा है ये मुझे नहीं पता था। क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि कम से कम इसको इतना तो पता होगा कि अंग्रेजी का पत्रकार है, हो सकता है इस्तांबुल कभी गया भी हो, मतलब घूमा फिरा होता है। चलो हम मानते हैं कि हिंदी के लोग नहीं जा पाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं होती, एक्सपोजर नहीं होता है। तो मुझे था कि कम से कम इसको तो बेवकूफ को पता होगा कि ये किसी बिल्डिंग का नाम क्या है? कांग्रेस होने से कांग्रेस का ऑफिस नहीं हो जाता है। और टर्की में कांग्रेस का ऑफिस क्यों होगा? इसीलिए तो ये मैं कह मतलब रहा हूँ कि बेसिक उसको कॉमन पता सेंस की होगा, बात है। उसको लेकिन ऑब्वियसली पता होगा, लेकिन जानबूझ के उसने किया होगा कि उन्हें पता है कि जो इन्फॉर्मेशन जिसकी बात पंकज जी कह रहे थे कि उनका तंत्र बड़ा हावी है, उसकी अपॉलॉजी कभी नहीं पहुंचेगी इतने लोगों तक जितने लोगों तक वो बात पहुंच चुकी होगी कि इस्तांबुल में कांग्रेस का एक ऑफिस है, तुर्की में एक ऑफिस है और कांग्रेस पार्टी एनिमीज के साथ खड़ी हुई है। बिल्कुल। तो वो मतलब इस इतना मतलब नाली में भी जो गिरे हुए कीड़े होते हैं उसमें भी अब कहाँ कहाँ का गिरा हुआ कीड़ा उसको कहा जाए, कितना वो गंदा घटिया आदमी है, इसकी भी मतलब मुझे, मैं जानता हूँ उसको पर्सनली जानता हूँ, एक दो बार हमारी उसकी बातचीत भी हुई है किसी मसले को लेकर के। लेकिन वो ऐसा इस तरह से करेगा, ये जब मैंने सुना तो मुझे बड़ी हंसी भी आई और मतलब मुझे लगा कि इसका क्या लेवल हो चुका है इस आदमी का। ठीक ठाक जर्नलिस्ट हुआ करता था किसी जमाने में, ये 2014 के पहले उसी के आसपास। खैर, लेकिन दूसरी बात यह है जबकि कि कांग्रेस जी, सॉरी, हाँ, आप कंटिन्यू। हाँ, बाकी कांग्रेस इसमें क्या ऐसे, कांग्रेस का ये देखिए ये प्रॉब्लम है कांग्रेस की। और प्रॉब्लम की वजह ये है कि कांग्रेस का जो कैरेक्टर है वो ऐसा नहीं है। मतलब जैसे लोग उम्मीद करते हैं कि भाई बीजेपी वाले तुरंत केस फाइल करते हैं और एक के बाद एक 20 केस फाइल कर देते हैं, 50 जगहों पे केस फाइल करते हैं। तो कांग्रेस वैसे एक यूनिफाइड मशीनरी की तरह काम नहीं करती है। ये कांग्रेस की अच्छाई भी है और बुराई भी है। इतना वास्ट ऑर्गेनाइजेशन रहा है, इतना पुराना हो चुका है, और इसकी जो फंक्शनिंग में थोड़ी सी अलग है। तो अगर आप देखेंगे इसकी सोच समझ को, इसकी फंक्शनिंग को, तो आप पाएंगे कि बीजेपी की तरह एग्जैक्टली एक्ट नहीं करती है, ना ही वैसे रिएक्ट करती है। तो अभी तक तो इन सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसे बर्दाश्त किया गया कि ठीक है मीडिया के दायरे में है। और अभी भी आप देखेंगे कि कांग्रेस ने एफआईआर फाइल की है, लेकिन सकुचाते सकुचाते, दबाव में, डरते डरते। तो कांग्रेस का ये अप्रोच ऐसा है। अब इसमें इसको अच्छाई कहें बुराई कहें जो भी है, क्योंकि एक दिन ऐसा मुझे आप भाई इसमें क्या है कि अब वो जाकर के वो राज ठाकरे की सेना की तरह उसके ऑफिस में घुस के तोड़ फोड़ कर दें, उसका नहीं नहीं उसको निकाल के बाहर नहीं। खींच दें, कोर्ट केस में घसीट दें। अच्छा, कोर्ट में ले जाएंगे, उसको ले गए कोर्ट में, एक दो बार जा चुका है वो कोर्ट में, लेकिन सरकार को उसका उसके पास जो है वरदहस्त है, उसके पास लॉयर्स की जो है कमी नहीं है। कौन था जिसने उसका कोर्ट केस लड़ा था और उसको जो है तुरंत जमानत मिल गई थी, उसको जेल भी जा चुके हैं हालांकि वो। तो जेल जा मुद्दा चुके। असल नहीं, मुझे लगता है पंकज जी मुद्दा असल में मिस इन्फॉर्मेशन का है। कांग्रेस की फंक्शनिंग से फर्क नहीं है, मुद्दा मिस इन्फॉर्मेशन का। और यही मिस इन्फॉर्मेशन है जो पिछले 10 साल और उससे 2 साल 3 साल पहले से कांग्रेस के अस्तित्व पर खतरा बनाए हुए है। इसी मिस निश्चित इन्फॉर्मेशन की रूप वजह से से बिल्कुल कांग्रेस को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। उनका आप सही पॉलिटिकल जितना भी, पॉइंट आउट कर रहे हैं। हाँ, तो ये अगर इस एक्चुअली मिस क्या है तृणमूल की कांग्रेस इन्फॉर्मेशन से जो नहीं है लड़ना है, मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ना काउंटर भी काउंटर एग्रेसिव नहीं होती है। अब जैसे मेरे शरीर के व्यक्ति के पास में वो डाक टिकट है जो नरेंद्र मोदी का डाक टिकट इसी तुर्की ने जारी किया। जब है। वो G20 सबके में गए लिए, थे तो सबके लिए नरेंद्र जारी सबका किया हुआ था था तो उन्होंने। उनका हुआ था। आप चाहते हाँ। थे, देखिए क्या है, आपको मूल भावना को समझना होगा। है क्या, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों की तुर्की को लेकर जो नफरत है वो आज की नहीं है, वो 105 साल पुरानी है। था क्या कि जब खिलाफत आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ
तो उस समय जो नरेशन बनना शुरू हुआ था हिंदू महासभा को लेकर और पृथक राष्ट्र को लेकर, कांग्रेस के अंदर हिंदू महासभा की दोहरी सदस्यता को लेकर, वो इन लोगों को गले की फांस बनी थी, क्योंकि वो खिलाफत आंदोलन के जो कुछ भी नतीजे हुए हों, लेकिन खिलाफत आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन को लगभग 17 साल हिंदू मुसलमान की साझा एकता की लड़ाई के रूप में स्थापित किया, और वही जो ताकत थी उसी से अंग्रेज उखड़ने शुरू हुए थे। 1937 के चुनाव में जितने भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, सब में कांग्रेस जीती थी। ठीक है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन से पहले ब्रितानी हुकूमत फूट डालो राज करो की नीति पर चल रही थी, और कांग्रेस मुसलमानों का भरोसा नहीं जीत पा रही थी। और उस समय का भारत आप सोचिए कि आज का पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश उसके अंदर शामिल था, तो मुसलमानों की कितनी बड़ी जनसंख्या उनके साथ में थी। और इनका दोगलापन मैं आपको आज का बताऊं, आज का दैनिक हिंदुस्तान दिल्ली के एडिशन का आखिरी पन्ना देखिए, हिंदी वाले में किसी ट्रेवल एजेंसी का एडवर्टीजमेंट है उसमें, उसमें बाकू अजरबैजान की राजधानी के टूर का बाकायदा घोषणा की गई कि 88,000 रुपए का टूर है। तो ऑफिशियली तो आपने कुछ बंद नहीं किया है ना, कुछ भी नहीं ऑफिशियली बंद किया क्या आपने? है ना, हम तो उसी बेवकूफ में लेके हम तुर्की का सेव नहीं खाएंगे, हम मसूर पाक का नाम मसूर श्री कर देंगे। अरे ये ना, यानी जिसको कहते हैं कि जब मूर्खता की पराकाष्ठा है यार, पाक शब्द जो है संस्कृत से आया, वो श्री शास्त्र होगा। ठीक है, अमित मालवीय किन लोगों के बल पे जिंदा है? ये उन लोगों के बल पे जिंदा है जिनको मूर्खता पे गर्व है। और आप एक चीज और देखिए, अब इन चीजों से वोट नहीं मिलते हैं। यदि ये सरकार इतनी काबिल होती तो अपने ही लोगों को भेज देते विदेश, कांग्रेस या दूसरे पार्टी के लोगों को भेजने की क्यों जरूरत पड़ रही थी आपको? और दूसरी चीज, आज विदेश भेजने की जरूरत नहीं है। हर देश का आपका जो मिशन है वो लोकल लेवल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निपटा सकता था, लेकिन हमको एक माहौल बनाना है। खबर कैसे बनेगी? पाकिस्तान भी ऐसे ही कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी ऐसे ही कर रहा है। अच्छा, अब आप बताओ, निशिकांत दुबे जो कल तक गंदगी फैला रहा है हिंदू मुसलमान के नाम पर सोशल मीडिया पे, वो व्यक्ति उस प्रतिनिधि मंडल का मेंबर होगा। तेजस्वी सूर्या जो नफरत का कीड़ा है, वो उसका मेंबर होगा। यदि विदेश में किसी पढ़े लिखे पत्रकार ने पूछ लिए कि आप लोग तो वो सांप्रदायिक नफरती कीड़े हो ना, फिर एक चीज और है पंकज जी, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं इस पर जस्टिस सूर्यकांत ये बोलते हैं कि इसी समय आपको यही सारी बातें बोलनी है। आप इसी समय बताएंगे तेजस्वी सूर्या क्या कर रहा था, आप इसी समय बताएंगे निशिकांत दुबे ने कितनी मिसोजिनिस्टिक भाषा का इस्तेमाल किया, इसी समय। तो आपको इस समय नहीं बताना चाहिए, बाकी आप बाद बताएंगे हम देख मैं आपको जस्टिस साहब का हरियाणा का क्या बैकग्राउंड है ये मैं बता सकता हूँ, कैसे वो गांधीयन से शुरू हुए थे, जब आपने किसकी गोदी में बैठे हुए। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ 10 साल की बात है, जी 10 साल में ही खादी से खाकी बनते हुए देखा है हमने इनकी, है ना, कैसे मनोहर लाल खट्टर के करीबी गए थे, क्या हुआ था, ये नहीं कोई बहुत दबी छुपी बातें नहीं आई है। पर इससे दिक्कत यही है ना पंकज जी, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचता है, सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी बात, अगर वो इस किस्म का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जजमेंट्स में, लेकिन आप ये देखिए, इससे लगता है कि जब वो लगभग 1.5 साल तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं आने वाले समय में, तब किस तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन काम करेगी भारत में, ये तो बहुत नुकसान हो। आपको एक चीज और बताऊं, ये लोग बहुत वाइज होते हैं। वाइज का मतलब ये है कि ये बहुत सारी चीजें लिखते नहीं है, ऑब्जर्वेशन में बोल देते हैं, केवल मौखिक बोल देते हैं। लिख दिया तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी का हिस्सा हो जाएगा। मुंह जवान खर्च कर दिया, जिससे पूरे देश में मैसेज चला गया। एक छतरपुर के दरोगा को मालूम पड़ गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि इसको डॉग व्हिस्टलिंग कहते हैं, कर दो मुकदमा कायम। समझ गए ना? वो तो लिख देगा FIR में कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है। अब आप कोर्ट में पेश करते रहना कि वो तो ओरल था, वो तो लिखित कुछ है ही नहीं।
इनिशियली तो आप असली जिसके बात है। सामने जमानत में जाओगे तो वो आपकी बिल्कुल। जमानत रिजेक्ट कर देगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी ये बोला हुआ है। हम्म, बिल्कुल। पंकज जी, एक खबर और है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या है और कितनी सच्चाई, चूंकि इसमें बहुत कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। स्वर्ण मंदिर परिसर में अमृतसर में जो एयर डिफेंस सिस्टम लगाने की बात है, उसमें दो बातें आ चुकी हैं। पहले ये कि नहीं लगाया गया, बाद में ये बात आई कि लगाया गया। पहले बात आई है लगाया गया, हम्म। आर्मी के स्पोक पर्सन ने बोला। हम्म। उसके जवाब में एसजीपीसी के मुख्य ग्रंथी ने बोला कि ना तो हमसे इस बारे में कोई बात की गई, ना यहाँ पर कोई इंटर हुआ, ना किसी हम्म। किस्म का हथियार लगाया। ठीक है हम्म। ना। और उसके बाद भी आर्मी फिर चुप हो गई। उनकी ओर से कोई इसमें सफाई नहीं आई है कि हमने एंटी गन लगाई थी, नहीं लगाई थी। हम्म। ओके। क्योंकि ये फिर से चालाकी का खेल है। ये हम्म। बड़ा एक दो से बयान दिलवा दे कि पाकिस्तान कभी भी अमृतसर पे हमला नहीं कर सकता है, वो सिखों हम्म। को उस तरफ दिखाने की कोशिश है ना। देखिए, धार्मिक आधार पर विभाजित करके खुद को बड़ा हम्म। देशभक्त सिद्ध करने की जो संघियों की जो साजिश है, ये उसका हिस्सा है। जबकि पूरे संघी जो है, इनको यदि बंदूक लेके ले जाओगे ना तो भाग जाएंगे। तो काहे भागे, बोले साहब कहीं दागो, हम संगीत भागो तो भाग लीन रहे। तो ये सब वो लोग हैं, ठीक है है। ना। सब लोगों की यही साजिश है ये। जी, ठीक है। थैंक यू। आज की बात यहीं खत्म किया जाए। चलिए, थैंक यू। Back.